टमाटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक लंबी नार वाली होती है, एक कुछ कम हाइट मतलब कम ऊंचाई वाली सेमी डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और एक डिटर्मिनेंट। 3 प्रकार के टमाटर होते हैं। ये आप अगर नार की सुविधा नहीं दे सकते हैं या फिर आपके पास अगर मचान की सुविधा नहीं है, लाइन में अगर तार नहीं बांध सकते, तो आप बौने या डिटर्मिनेंट टाइप के पौधे को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे कि ये कांशी आदर्श है, पूसा रूबी है, ये कुछ बौने और डिटर्मिनेंट टाइप के पौधे हैं। इसको आप लगा के बिल्कुल इसका खेती कर सकते हैं। और जो नार वाली होती हैं वो उसके लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, जो थोड़ा सुविधाजनक हो तभी पॉसिबल रहती है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, चाहे रबी फसल हो या खरीफ, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां, किसी भी तरह की फसल हो, कीट प्रकोप एक सामान्य सी समस्या है। इसलिए कीट को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, इससे पैदावार भी घटती है। कीट नियंत्रण के कई तरीके हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक नित नए तरीक़ों से कीट प्रबंधन कर रहे हैं। समन्वित कीट प्रबंधन भी उनमें से एक तरीका है। आज हम समझेंगे कि समन्वित कीट प्रबंधन क्या है और इसे किसी तरह से अपनाया जाए ताकि आपकी पैदावार सुरक्षित रहे। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली से डॉक्टर प्रेम शंकर तिवारी और साथ में हैं डॉक्टर तरुण कुर्रे। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप भी अपनी फसल में कीट के प्रकोप से त्रस्त हैं और आप उसका उपाय जानना चाहते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर कुर्रे, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के मुख्य फसलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है जो हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए? मैडम,
छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों में विशेष रूप से धान की फसलें हैं जी। धान के अतिरिक्त हमारे यहाँ तीन भाग है जी। छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर की ओर जो सरगुजा भाग है जी। तो सरगुजा भाग में मैडम विशेष रूप से वहाँ पे ठंडी जलवायु होती है। जी जी। तो ठंडी जलवायु के अनुसार वहाँ पे अलग अलग फसलें ली जाती है। जी जी। जैसे वहाँ पे अभी चाय कॉफी लिया जा रहा है। जी जी। और अभी जैसे रबी की सीजन था तो उसमें टाऊ की फसलें ले रहे हैं। अच्छा। उसके अतिरिक्त वहाँ पे सब्जियों की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आलू की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाया जाता है। जी जी। और फिर जब हम नीचे की ओर आते हैं मैदानी भाग में तो मैदानी भाग में मैडम विशेष रूप से जो दलहनी तिलहनी वाली फसलें हैं वो लिया जाता है। अच्छा। और नीचे अगर हम आते हैं सबसे नीचे जोन में बस्तर जोन में जी हाँ। तब बस्तर पठार में मैडम जो मोटी अनाज की फसलें होती है जैसे कोदो कुटकी रागी जी ये फसलें लिया जाता है। जी जी। उसके अतिरिक्त वहाँ के जो आदिवासी इलाका होने की वजह से वहाँ जो फॉरेस्ट वाला है जो जंगली प्लांट है जैसे इमली हो गया और बहुत सारी हैं वो लिया जाता है वहाँ पे। अच्छा। जी जी। डॉक्टर तिवारी कीट प्रबंधन तक तो हम जानते हैं लेकिन ये समन्वित कीट प्रबंधन क्या है ये हमारे किसान भाइयों को समझाइए। जी मैडम समन्वित कीट प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत हम कीट नियंत्रण की सभी विधियां जैसे कि सस्य क्रियाएं, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और भी बहुत सारे ऐसे नियंत्रण की विधि हैं जैसे रासायनिक और अन्य तकनीक जिनका समन्वित रूप से उपयोग करके हम कीटों का नियंत्रण फसलों में करते हैं। जी जी जी, जी। डॉक्टर खुर्रे इस समय इस सीजन में हमारे किसान भाइयों को कौन सी फसलें लेनी चाहिए या लगानी चाहिए? मैडम अभी रबी की फसल ख़त्म होने वाली है जी। रबी की फसल अक्टूबर माह से हम शुरुआत करके मार्च तक, फरवरी लास्ट और मार्च तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद में एक सीजन आता है जिसको जायद की फसलें बोलते हैं। जी जी। तो जायद की फसलें में मैडम कुछ ही ऐसी फसलें हैं जो लिया जाता है जी। जैसे उसमें मुख्य रूप से अभी सूरजमुखी का टाइम है। अच्छा। जैसे अभी फरवरी का 2nd पखवाड़ा और जनवरी आखिरी तक हम सूरजमुखी की फसलें के लिए रिकमेंड करते हैं किसानों भाइयों को। और उसके बाद आप मूंगफली लगा सकते हैं, मूंग उड़द लगा सकते हैं मैडम, क्योंकि मूंग उड़द ऐसी फसलें हैं जो बहुत ही कम अवधि की फसलें हैं। अच्छा। 60 से 70 दिन की फसलें हैं जो खरीफ फसल आने से पहले वो पककर तैयार हो जाती है। जी जी। तो उससे हमको उपज अधिक मिल सकता है, तो इससे आय को हम दुगुना कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर तिवारी समन्वित कीट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैडम स्वतंत्रता के बाद में 60 से 70 के दशक में जी कीट नियंत्रण की ज़्यादा सर हमारे एक साथी का फ़ोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जानकारी हमको इसलिए मैम कि चना की फसल में कीट नियंत्रण करना है तो किस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जा सकता है, जानकारी। जी अच्छा सर, चना की फसल में कीट नियंत्रण किस तरह से करें? जी मैडम, चने की जो फसल है मैडम वो छत्तीसगढ़ के अलावा और भी मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों में एक प्रमुख फसल के रूप में लिया जाता है। जी जी। और चना का जो फसल है वह बहुत ज़्यादा कीटों से प्रभावित हमेशा से रहा है। जी जी। कीट में चने में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो चने की इल्ली चने में मुख्य रूप से लगने वाली प्रमुख कीट है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें पहुंचाती है। अच्छा। तो किसान भाइयों को ये देखना जरूरी है कि अगर चने की इल्ली आपके फसल में लगी हुई है, उसका प्रकोप होना शुरू हो गया है, तो वह क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समन्वित कीट प्रबंधन की तकनीक को अपना करके, जैसे कि आप अपने खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खुटी लगा सकते हैं। आप रात्रि के समय प्रकाश प्रपंच का उपयोग उसमें कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप यदि बढ़ गया है तो आप उसमें रासायनिक कीट नियंत्रण, जैसे कि बहुत सारे रसायन मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट हो गया और कोराजन वगैरह, ऐसी बहुत सारी रसायन उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान भाई इस इल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। हम चर्चा कर रहे थे कि समन्वित कीट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी मैडम, आज़ादी के बाद से किसान भाइयों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मतलब कीट नियंत्रण के दूसरे ज़्यादा विकल्प नहीं थे। और वो अंधाधुंध रूप से
कीटनाशी का प्रयोग करते थे, जैसे कि डीडीटी, बीएससी, इनका उपयोग अंधाधुंध रूप से फसलों में कीट प्रबंधन के लिए किया जाने लगा था। जी, जिसका विपरीत प्रभाव हमारे ह्यूमन हेल्थ में, इन्वायरमेंट में और पशुओं में बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव उसका पड़ने लगा। जी, जिसके रोकथाम के लिए और इस प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित कीट प्रबंधन का की जो तकनीक है उसका समावेश कृषि में किया गया और जैविक नियंत्रण, शस्य क्रियाएं और रोगरोधी किस्में हो गए, बीजोपचार, इनका उपयोग करके हम क्या करने लगे, कीट नियंत्रण करने लगे। जी। डॉक्टर कुर्रे, ग्रीष्मकालीन जुताई से कीट नियंत्रण में कुछ सहायता, पहले हमारे एक साथी का फोन सुन लें। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगड़े बोल रहे हैं। जी योगेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी बारिश की वजह से जो सरसों के फूल हैं वो झड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराएंगे? जी, ये सरसों के फूल झड़ रहे हैं बारिश हुआ है, तो क्या उपाय करें? सर आप समझ पा रहे हैं? जी। फसलों के जो आपकी जो सरसों की फसल है उनका प्रश्न है, उसमें फूल जो हैं वो झड़ रहे हैं। तो फूल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण होता है कि उनमें प्रॉपर हम जो हमारे रसायन है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो मुख्य रूप से इनका न्यूट्रिएंट होता है, उनका अभाव जो है वह उपज को प्रभावित करता है। तो ये देखना जरूरी है कि उसमें जो है प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट का उपयोग, एनपीके का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर नहीं किया गया है तो वो इसका समुचित देखभाल करके और वक्त आने पे इसमें टॉनिक बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनको हम जाइम के नाम से भी जानते हैं, उनका छिड़काव अगर वो करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट देंगे तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जी। डॉक्टर कुर्रे, हम बात कर रहे थे कि ग्रीष्मकालीन जुताई जो होती है खेतों की, वो कीट नियंत्रण में किस तरह से सहायक है? मैडम, ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई अभी जस्ट जो जायद की फसल आने वाली है उसमें उसके बाद हम ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई कर देते हैं। गहरी जुताई करने से मैडम जो अभी हानिकारक कीट है जो जमीन में काफी टाइम से पड़े हुए होते हैं, तो वो सूर्य के संपर्क में आते हैं गहरी जुताई से। तो डायरेक्ट जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं मैडम। और जो कुछ लाभकारी कीट होते हैं वो रह जाते हैं। तो जो हानिकारक कीट उससे खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग जब खरीफ की फसलें लगाते हैं, जैसे धान की लगाते हैं या फिर कोई भी सोयाबीन की फसलें लगाते हैं, तो ये जो हानिकारक कीट से हमारी फसल बच जाती है। उसके अतिरिक्त मैडम, जैसे अभी हम लोग चना की फसल लगा रहे हैं, उसमें उकटा की समस्याएं आती है। तो उकटा भी जो मृदा जनित जो कीटाणु है, जीवाणु है हमारे, उनकी वजह से होती है फफूंदनाशी। तो इसमें जो मृदा जनित फफूंदनाशी, ये जीवाणु जो भी होती हैं वो सब जमीन में ही उपस्थित होती हैं। वो जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उससे भी हमको फायदा मिलता है। इसलिए मैडम ग्रीष्म जुताई करना अति आवश्यक है। जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं नरेश कुमार साहू, जिला गरियाबंद से बोल रहा हूँ। जी नरेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? धान बोए हो में तना छेदक के अब्बड़ शिकायत है। अच्छा, धान में तना छेदक। जी, तना छेदक की जो समस्या है वो धान की मुख्य कीट है तना छेदक, और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो धान की जो तना छेदक के नियंत्रण के लिए किसान भाई फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, फेरोमेन ट्रैप जो है वो आपको 10 से 12 आपके खेत में लगाने होते हैं प्रति एकड़ हेक्टेयर के दर से। तो ये नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि इनको हम एकत्रित करके नष्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने खेत में रात्रि के समय में प्रकाश प्रपंच का उपयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, जैसे कि कोराजन हो गया, एमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, इनका उपयोग करके भी 60 से 70 ml प्रति एकड़ की दर से कोराजन का उपयोग करें और इस कीट से इनको नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। जी। सर ये बताइए कि समन्वित कीट प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई समन्वित कीट प्रबंधन कर सकते हैं? जी मैडम, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि समन्वित कीट प्रबंधन के स्टेप्स और उसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। जी। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो फसल
की तैयारी से पहले ही, जैसे कि हम ग्रीष्मकालीन जुताई से हमारा जो है शुरू होता है खेत की तैयारी, हम गहरी जुताई कर सकते हैं। सस्य क्रियाओं में हम क्या कर सकते हैं कि हम कीट रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। जी। इसके अलावा हम फसल चक्र अपनाकर भी कीट का नियंत्रण काफ़ी हद तक ये कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो यांत्रिक विधि में हम प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में, हम फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हद तक नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा जैविक नियंत्रण की भी एक विधि जो समन्वित कीट प्रबंधन में की जाती है। इसके अलावा जो है कि रसायन का उपयोग जो है हम सबसे लास्ट में करते हैं। जब ये सब तरीके कारगर ना हो पाए तब हमको लास्ट में जो है रसायन का उपयोग करना है। अच्छा जी। डॉक्टर गुर्रे, ये सर ने अभी जैसे बात की कि कीट प्रतिरोधी किस्में अपनाना चाहिए, तो कौन कौन सी कीट प्रतिरोधी किस्में हैं जिन्हें लगाकर हमारे किसान भाई इस समस्या से बच सकते हैं? मैडम, छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत सारी मुख्य फसलें हैं, जैसे धान की ही है, तो उसमें कई प्रतिरोधी होते हैं, सभी किस्मों में अलग अलग होते हैं। जैसे धान है, धान में मैडम अभी हमारे यहाँ गंगई भी जो रोग बोलते हैं, गंगई रोधी किस्में हैं, जैसे पूर्णिमा हो गए, दंतेश्वरी हो गया, ये MTU 1010 हो गए, ये कुछ किस्में हैं। कुछ जो तना छेदक बोल रहे हैं, तो तना छेदक भी बहुत ज़्यादा जैसे लगता है। अभी समर सीजन में भी धान लगा रहे हैं, जैसा किसान भाई ने बताया, तो उसमें तना छेदक बहुत देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो अभी समर सीजन में हम लगा सकते हैं जो तना छेदक रोधी किस्में हैं, उसमें हम अगर जाते हैं तो दंतेश्वरी हो गया, समलेश्वरी हो गया मैडम, ये हम अभी गर्मी में हम लगा सकते हैं। ये सूखा प्रतिरोधी किस्म भी है, तो इसको भी लगा सकते हैं, और ये तना छेदक भी प्रतिरोधी किस्म है। और उसके अलावा जैसे सूखा सीजन में हम लगाते हैं IR 64, ये भी तना छेदक प्रतिरोधी किस्म है। तो ये हम अभी लगा सकते हैं धान में। और वैसे ही अलग अलग फसलें हैं मैडम, जैसे अब मक्का में भी अगर हम जा रहे हैं तो मक्का में भी जैसे फाल आर्मीवर्म का बहुत अधिक शिकायत मिल रही है। तो फाल आर्मीवर्म का भी अटैक ज़्यादा होने की वजह से उसमें भी प्रतिरोधी किस्में हम लगा रहे हैं। तो अभी जो प्रो एग्रो 4212 बोल रहे हैं वो भी आ गए हैं, तो उसमें अभी तो बहुत सारे किसान भाई है उसको लगा भी रहे हैं, और वो भी एक प्रतिरोधी किस्म है। तो उसी तरीके से मैडम बहुत सारे हमारे फसलें हैं जिसके अलग अलग प्रतिरोधी किस्में लगाई जाती हैं। जी। डॉक्टर तिवारी, अभी आपने बताया कि जैविक तरीके से भी कीट नियंत्रण किया जा सकता है। क्या है ये जैविक तरीका और किस तरह से किसान भाई इसे अपना सकते हैं? मैडम, जैविक जो कीट नियंत्रण का जो तरीका है, जैविक विधि में हम करते क्या है कि जीवित जीवों से ही हम अपने जो हानिकारक या शत्रु कीट हैं उनका हम नियंत्रण करते हैं। इनका उपयोग करके, जैसे कि हम बहुत सारे जैविक हो गए आपके, जैसे वायरस हो गए, वायरस में आते हैं आपके NPV आते हैं, CPV आते हैं, जिनका बहुतायत में उपयोग जो है चने की इल्ली को मारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा BT जो है एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, इसका उपयोग कपास के कीटों इल्लियों को मारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे मित्र कीट जो होते हैं, मित्र कीट हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में नेचुरल स्थिति में मौजूद रहते हैं, और ये हमारे हानिकारक कीटों को मार कर ही खाते हैं, और उनकी जो जनसंख्या है उसको आर्थिक क्षति स्तर से निम्न स्तर में रखने के लिए किसान भाइयों की ये मदद करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे और अन्य जैविक तरीके हैं, जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, बिवेरिया बेसियाना ऐसे फफूंद हो गए, जिनका उपयोग की दीमक के कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। तो जैविक नियंत्रण एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसमें हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो होता है वो रोग जनित रोगों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, और ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम जैसे धान का जो तना छेदक है उसकी नियंत्रण के लिए भी ट्राइकोग्रामा की जो छोटी मक्खियाँ आती हैं, वास्प आते हैं, उनका कार्ड को हम खेत में लगा करके जैविक नियंत्रण की तकनीक अपना करके हम कीटों को काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। जी। मैडम, खरपतवार अपने आप में एक समस्या है जो पैदावार कम करती है, तो खरपतवार में कीट भी पनपते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण करके कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मैडम, खरपतवार जो होता है वो विशेष रूप से जो हमारे कीट होते हैं उनके लिए वो आश्रय का काम करते हैं, वो उसका आश्रय देते हैं। तो जैसे खरीफ सीजन में भी अगर कोई चारों तरफ जैसे मेड़ है, मेड़ में जनरली पाया जाता है खरपतवार, तो उस खरपतवार में ये क्या करते हैं, कीट अपना आश्रय बना लेते हैं,
और वो फिर उसमें डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। और जैसे ही फिर से रबी सीजन में अगर धान लगा दिए या फिर समर सीजन में धान लगा दिए तो फिर से वही कीड़े फिर से पनप जाते हैं। या फिर जो अनाज वाली फसलों में कुछ कीड़े लगते हैं, जो वही कीड़े अगर अनाज वाली फसलें फिर से लगा दिया जाता है, जैसे रबी सीजन आया तो उसमें अनाज वाली फसलें लग गई, जैसे गेहूं लगा दिया गया तो गेहूं में भी वही कीड़े फिर से आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि वो खरपतवार में ही उपस्थित रहते हैं। इसीलिए मैडम उसमें फसल चक्र अपनाना भी बहुत जरूरी है। तो खरपतवार अगर हम नियंत्रण न करें तो ये क्या होता है मैडम कि ये पूरी सीजन वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। जी 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 सर, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग अगर करते हैं किसान भाई तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? मैडम कीट सर एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं मैडम नमस्ते आपको। जी नमस्कार। मेरा नाम ईशांत मेश्राम है। अच्छा जी, अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव। जी 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 मेश्राम जी, क्या पूछना चाहते हैं? हम लोग क्या है अभी चना बोए हैं तो उसमें क्या फल लगा है लेकिन उसमें इल्ली हो गई है। अच्छा, तो इल्ली के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय है क्या? जी हाँ जी हाँ सर, एक बार फिर बताइए। चने में मैंने पहले ही बताया मैडम, चने में जो इल्ली की समस्या है वह बहुत ज़्यादा प्रकोप चने की फसल में करते हैं। चने की जो इल्ली होते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, यह एक रात्रिचर कीट होते हैं, नॉकटर्नल हैबिट के होते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, जिनमें जैविक नियंत्रण के लिए हम NPV का उपयोग कर सकते हैं। जी HANPV एक ऐसा वायरस होता है जिसका उपयोग 250 एली के हिसाब से हम 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके यदि छिड़काव करें तो भी एक जैविक नियंत्रण के रूप में इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा हम टी आकार की खूंटी जगह जगह पर खेत में यदि लगा देते हैं तो इसमें पक्षी जो हैं, जो कि नेचुरल एनिमी होते हैं चने की इल्लियों के, ये वो उस पर आकर बैठते हैं, अपना आश्रय पाते हैं और चुन चुन कर इन इल्लियों को खाते हैं। वो भी एक बहुत कारगर तरीका है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रसायन मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, और इसका जो है प्रति एकड़ 60 ग्राम के हिसाब से यदि हम उपयोग करते हैं तब भी ये काफ़ी कारगर जो है चने की इल्ली को मारने के लिए होता है। जी 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 सर, हम बात कर रहे थे कि यदि कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो तो ये किस तरह से नुकसानदेह है? मैडम यदि देखा जाए तो कीटनाशी के ज़्यादा इस्तेमाल से यदि उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपर डोज में और सही तरीके से किया जाए तब तो ठीक है। यदि उसका उपयोग अंधाधुंध होने लगे या बिना सोचे समझे हम इनडिस्क्रिमिनेट उसका यूज़ करने लगे फसलों में, तो ये बहुत हानिकारक को होता है इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और ज़मीन के लिए भी। सॉइल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा खराब होती है। जी जी, तो हमको करना ये है कि हमको सही डोज में ही और जो रिकमेंडेड डोज के अलावा जो जिस कीट को मारने के लिए जो रसायन बने हैं उसका ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि कीट दूसरा कुछ लगा हुआ है और वो दूसरे कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी जो है दूसरे कीटों के लिए क्या होता है कि कीट तो हमारे मरेंगे नहीं, ऊपर से जो कीटों की जो जनसंख्या है उसको भी बढ़ाने में अंधाधुंध जो कीटनाशी का प्रयोग है वो भी एक जो है तरीका बन जाता है कीटों का जनसंख्या को बढ़ाने में। तो लगातार एक ही तरह का कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। किसान भाइयों को जांच के परख के सोच समझ के ही मार्केट से उस कीटनाशी को खरीदना है और उसका इस्तेमाल करना है। जी 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 मैडम, बीजोपचार करके भी क्या कीट नियंत्रण किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजोपचार करने के लिए मैडम हम फफूंदनाशी जो हम उपयोग करते हैं, जैसे हम कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं बीजोपचार के लिए। तो पहले ही जैसे हमारे यहाँ उकटा की समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी चना लगाया गया है या कोई भी दलहनी फसल लगाते हैं, तिलहनी फसल या कोई अनाज फसल, तो मैडम उसमें फफूंदनाशी का बहुत ज़्यादा असर होता है, फफूंद का ज़्यादा अटैक होता है। इस वजह से हमको फफूंदनाशी या फिर कोई भी जीवाणुनाशी इनसे उपचार करना बहुत ज़रूरी है मैडम। जैसे अभी कार्बेंडाजिम से अगर उपचारित कर देते हैं तो उसका जो मात्रा है मैडम, जैसे 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से करते हैं। और ट्राइकोडर्मा विरिडी करके आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा फफूंदनाशी होता है मैडम। ये एक जैविक तरीके से बीजोपचार करने के तरीके हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई बीज को नुकसान नहीं होगा। और अगर हम उसको उपचारित कर देते हैं तो बीजोपचार अगर हम करते हैं तो मैडम उसके कुछ दिनों बाद जो उसमें कुछ परेशानी आती है, जैसे
अगर सड़न आ जाता है, बीज सड़न, तो उससे उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद में जैसे उकटा की समस्या आ रही है तो उससे भी उसका नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि बीजोपचार में मैडम एक तो मृदा जनित और एक बीज जनित जीवाणु होते हैं। अच्छा। जिससे भी हमको नियंत्रित किया जा सकता है बीजोपचार करके। जी 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 सर, यंत्रों के द्वारा जैसे लाइट ट्रैप वगैरह हो गए, इनसे किस तरह से कीट नियंत्रण किया जा सकता है? जी मैडम, जो लाइट ट्रैप होते हैं वो हिंदी में उसे प्रकाश प्रपंच कहते हैं। जी जी जी। तो इनसे रात्रिचर जो कीट होते हैं, जैसे बहुत सारे इल्लियों के जो वयस्क कीट होते हैं वो रात्रिचर ही होते हैं, रात के समय वो एक्टिव होते हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि तना छेदक हो गया, चने की इल्ली हो गए, और जो कटुआ वगैरह जो कीट होते हैं ये रात के समय ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं लाइट की तरफ। तो ये जो लाइट ट्रैप होते हैं ये खेत में लगा देने पर कीट जो है इनकी ओर आकर्षित होंगे और इसमें फंस के इनका जो है खात्मा हो जाता है। जी जी, जी। डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर कुर्रे, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी फसलों को कीट से बचा सकते हैं। नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।